हेलो दोस्तों, समर जीएसएटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस बाल विकास की प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर कर रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। आज हम 1 to 5 का पेपर देखेंगे, यानी पेपर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है। अंतरीकरण में होता है यानी कि जो हम अंदरूनी सोचते हैं उसमें क्या होता है, तो वो होता है पराहम। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है, तो वो होती है अनुपात मापनी। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर है डी। मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर या प्रकार होते हैं। पहला है शाब्दिक या नामित मापनी, दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी और चौथा है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य होता है। अगला सवाल है, ध्यान केंद्रित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि जो ध्यान केंद्रित होता है तो उसमें किसकी भूमिका होती है, तो इसका आंसर होगा ए, उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। अगला सवाल है, व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो इसका आंसर है सी, वाटसन। वाटसन जो है अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, फ्राइड के अनुसार। अगला सवाल है जो फ्राइड के अनुसार, तो इसका आंसर होगा सी। फ्राइड के अनुसार जो है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सक का पिता माना जाता है। अगला है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रेरणा। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। अगला सवाल है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, तो इसका आंसर होगा सी। ध्यान को केंद्रित करने वाली जो होगी वो रुचि होगी। जब तक हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम अपना ध्यान उस तरफ नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमारे अंदर रुचि होना बहुत जरूरी है। अगला है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर जो है वुडवर्थ ने दिया था, लेकिन इसमें जो है ये सवाल ही मतलब गलत आया था। ठीक है, तो यह स्टिमुलियस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जब ये पेपर बना होगा तो इसमें जो है कहीं भी विकल्प में वुडवर्थ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इस परीक्षा में जो है सभी बच्चों को कॉमन अंक मिला था। अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बी, सीखना। अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बी, सीखने में स्थानांतरण। अगला है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो इसका आंसर होगा ए, बाल्य अवस्था में, जो 6 से 12 वर्ष की होती है। अगला है सवाल नंबर 12। चलिए हम देखते हैं।
सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वो कहलाता है। इसका आंसर होगा स्तंभाकृति। अगला है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया, तो इसका आंसर होगा बी वनमानुष्य। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओपन ऑप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। अगला है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो इसका आंसर होगा ए मूल प्रवृत्तियों पर। शेष अवस्था में बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगला सवाल है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, तो इसका आंसर होगा डी थॉर्नडाइक। अगला है इसकी व्याख्या देख लेंगे। थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा था अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होगा, यानी कि जो हमारे लिए लाभकारी होगा, जरूरी होगा, वही हम करना चाहेंगे। अगला है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। तो कहने का मतलब है इसका आंसर होगा ए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो इसकी व्याख्या है किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट का विकास द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा सी मरे के द्वारा, क्योंकि ये व्यक्तित्व मापन है, एक व्यक्तित्व मापन परीक्षण है। अगला है निम्न में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। जब भी हम नहीं वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसको यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा बी तार्किक विधि। स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो इसका आंसर होगा डी बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान है, तो इसका आंसर होगा सी प्रत्यक्षीकरण। संप्रति संकल्पना निर्माण के सोपान निम्न हैं प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण अतः संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा। अगला है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा सी तत्परता का नियम। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। अगला है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं, तो इसका आंसर होगा बी आगमन विधि के। अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर होगा बी बंडूरा के। प्रेक्षणात्मक
अधिगम संप्रत्यय यानी संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। अगला है बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है। जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो बताना है, तो उसका आंसर होगा डी, गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। केवल शिशुअवस्था होगा नहीं, केवल गर्भावस्था ये भी नहीं, और केवल बाल्यावस्था की विशेषता ऐसा भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। इसलिए अगला है अध्ययन के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो इसका आंसर होगा ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अध्ययन के आंतरिक निर्धारक निम्न है: अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता और प्रशिक्षण आदि। अगला है कॉलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर है ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था के द्वारा निर्धारित होती है। सॉरी, इसका आंसर ए नहीं है। हाँ, इसका आंसर है ए ही है इसका आंसर। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था आपको। अगला है वह अवस्था, कभी कभी पेज सेट करने में दिक्कत हो जाती है, इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। अगला है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होता है। अगला सवाल है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, युंग के द्वारा। युंग जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला सवाल नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा? तो इसका आंसर है डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। इसकी व्याख्या देख लेंगे हम। सही क्रम होगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है, जिसमें सर्वप्रथम गर्भधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु आता है, फिर उसके बाद शुक्राणु आता है। शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। ये थे 1 to 5 के 30 क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो।